कहानी की शुरुआत होती हो सुबह के वक्त से, जहां हम देखते हैं नोरा को जो अपने कमरे में खड़ी होकर ब्रश कर रही होती है। तभी उसे अपने आसपास कुछ अजीब सा महसूस होता है। पहले तो उसे लगता है शायद ये उसका वहम होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ तो गलत है। खतरा समझकर नोरा धीरे धीरे बाहर निकलती है और आसपास देखने लगती है, और तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असल में नोरा इस वक्त जमीन पर नहीं, बल्कि समुद्र के हजारों फीट नीचे मौजूद एक रिसर्च स्टेशन में है। ऐसी गहराई कि अगर इंसान बिना सुरक्षा के बाहर चला जाए तो उसका शरीर 1 सेकंड से भी कम समय में कुचल जाएगा। और नोरा अपनी टीम के साथ इसी बेस के अंदर रहती है। नोरा बताती है कि महीनों तक समुद्र के नीचे रहने के बाद इंसान को ये तक समझ नहीं आता कि बाहर दिन है या रात। नोरा ये सब सोच ही रही होती है कि अचानक पूरे बेस की लाइट्स अजीब तरीके से ब्लिंक करने लगती है। नोरा तुरंत समझ जाती है कि ये कोई नॉर्मल टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। वह अपनी जैकेट पहनती है और जल्दी से कॉरिडोर की तरफ बढ़ती है। तभी उसे ऊपर से पानी टपकता हुआ दिखाई देता है। यह देखकर नोरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि इतनी गहराई में पानी का एक छोटा सा लीकेज भी मौत का सीधा अलार्म होता है। नोरा अब भी कुछ समझ पाती उससे पहले ही अचानक बेस की दीवार जोरदार आवाज के साथ टूट जाती है और समुद्र का पानी पूरी ताकत से अंदर घुसने लगता है। अब नोरा के पास सोचने का समय नहीं था। वह अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दूसरे कॉरिडोर की तरफ भागती है और रास्ते में सो रहे क्रू मेंबर्स को चिल्ला चिल्ला कर जगाने लगती है। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर वहां मौजूद सभी लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाते हुए नोरा के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। पीछे से समुद्र का पानी पूरी ताकत से उनकी तरफ बढ़ रहा था और सामने सिर्फ एक ही उम्मीद थी, किसी तरह दूसरे सेक्शन तक पहुंच जाना। काफी भाग दौड़ के बाद नोरा और बाकी लोग एक दूसरे रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही नोरा डोर बंद करने की कोशिश करती है, उसे पता चलता है कि उस रूम का डोर सिस्टम फेल हो चुका है। मतलब दरवाजा बंद तो हो रहा था, लेकिन लॉक नहीं हो पा रहा था। और इतनी गहराई में अगर एक बार पानी अंदर आ गया तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। समय बर्बाद किए बिना नोरा तुरंत डोर के सिक्योरिटी सिस्टम को अपने हाथों से ठीक करने लगती है। तभी नोरा देखती है कि सामने वाले कॉरिडोर से कई क्रू मेंबर्स पानी से लड़ते हुए उनकी तरफ भाग रहे हैं। नोरा जोर से चिल्लाती है, जल्दी करो और तेज भागो, लेकिन समुद्र का पानी उनसे कहीं ज्यादा तेज था। दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही पानी की तेज लहरें उन क्रू मेंबर्स को पूरी तरह अपने अंदर खींच लेती हैं। तभी उनमें से एक आदमी डर के मारे नोरा से चिल्लाकर कहता है, डोर बंद करो वरना हम सब मर जाएंगे। आखिरकार नोरा भारी दिल से बटन दबा देती है और आखिरी पल में जोरदार आवाज के साथ गेट बंद हो जाता है। कुछ सेकंड पहले जहां चीखें, पानी और मौत का शोर था, वहीं अब अचानक सब कुछ अजीब तरह से शांत हो जाता है। थोड़ी देर बाद उनका साथी रोड्रिगो कहता है कि शायद कोई बहुत बड़ा भूकंप आया होगा, वरना इतना मजबूत बेस इस तरह टूटना नामुमकिन है। इसके बाद वे लोग कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। मतलब कंट्रोल रूम से उनका पूरा कनेक्शन कट चुका था। तभी अचानक उन्हें एक अजीब और दिल दहला देने वाली आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे बेस के बाहर अंधेरे पानी में कोई बहुत बड़ी चीज हिल रही हो और अपने तेज पंजों से स्टेशन की दीवारों को खरोच रही हो। अब नोरा और रोड्रिगो को समझ आ जाता है कि मामला सिर्फ भूकंप का नहीं है, यहाँ कुछ और भी है। खतरा बढ़ने से पहले दोनों देर किए बिना एस्केप पॉइंट्स की तरफ निकल पड़ते हैं। वे किसी तरह सर्वर रूम तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर नोरा और रोड्रिगो खराब हो चुके कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि अब बाहर की दुनिया से संपर्क ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। लेकिन तभी वही डरावनी आवाज एक बार फिर उनके बहुत पास से सुनाई देती है। अब उनके मन में शक और भी गहरा हो जाता है कि ये कोई सामान्य भूकंप नहीं हो सकता। नोरा जल्दी से सिस्टम का डेटा चेक करती है और स्क्रीन पर जो दिखाई देता है उसे देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। ऊपर के कई सेक्शन पूरी तरह खत्म हो चुके थे और सिर्फ कुछ ही हिस्से किसी तरह टिके हुए थे। अब उनके पास यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था। नोरा और रोड्रिगो तुरंत एस्केप पॉइंट्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। टूटे हुए पाइप्स, गिरे हुए मलबे और अंधेरे कॉरिडोर्स के बीच से रेंगते हुए वे किसी तरह आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी पीछे से किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है, मुझे बचाओ। नोरा तुरंत पीछे मुड़कर देखती है। वहां उनका साथी पॉल मलबे के नीचे दबा हुआ था। नोरा और रोड्रिगो बिना देर किए उसके पास पहुंचते हैं। काफी कोशिश के बाद वे भारी मलबा हटाते हैं और पॉल को बाहर खींच लेते हैं। अब तीनों मिलकर एस्केप पॉइंट्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। आगे का रास्ता इतना तंग हो चुका था कि उन्हें खड़े होकर चलना भी मुश्किल था, इसलिए तीनों को रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। सबसे आगे नोरा होती है। तभी अचानक नोरा की नजर एक डेड बॉडी पर पड़ती है। वह आदमी वहीं पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली हुई थीं। उन आंखों में इतना डर था
जैसे मरने से ठीक पहले उसने कोई ऐसी चीज देखी हो जिसे देखकर इंसान की रूह कांप जाए। ये देखकर तीनों के मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर इसने मरने से पहले क्या देखा था। अब उन्हें महसूस होने लगता है कि शायद समुद्र की गहराई में कोई ऐसी भयानक चीज जाग चुकी है जो इंसानी सोच से भी बाहर है। काफी मुश्किलों के बाद वे आखिरकार पॉन्ड रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर पहुंचते ही उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है, क्योंकि वहां एक भी एस्केप पॉन्ड मौजूद नहीं था। कमरे में सिर्फ कैप्टन लूसियन खड़े थे, लेकिन डोर लॉक होने की वजह से वे अंदर फंसे हुए थे। नोरा बाहर से किसी तरह सिस्टम खोलती है और कैप्टन को बाहर निकाल देती है। बाहर आते ही कैप्टन बताते हैं कि जितने भी पॉन्ड्स थे उनमें बाकी क्रू मेंबर्स को पानी की सतह की तरफ भेज दिया गया है। अब अगर उन्हें बचना है तो किसी भी हालत में सबमर्सिबल रूम तक पहुंचना होगा। नोरा कैप्टन से कहती है कि पूरा बेस लगभग खत्म हो चुका है। उन्हें ये तक नहीं पता कि अभी कितने लोग जिंदा हैं और वे खुद भी बच पाएंगे या नहीं। फिर नोरा कैप्टन से सीधा सवाल करती है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या ये सच में भूकंप है या कुछ और? कैप्टन कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। फिर वे कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ पहली बार देखा है, लेकिन अभी सच जानने से ज्यादा जरूरी है जिंदा बचना। अब चारों समझ चुके थे कि उनके सामने सिर्फ टूटता हुआ बेस नहीं है, बल्कि समुद्र की गहराई में छिपा कोई अनजान खतरा भी है। इसके बाद सभी लोग कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ एमिली और स्मिथ पहले से ही बाहर की दुनिया से संपर्क करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन परेशानी यह थी कि किसी भी चैनल से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था। ऊपर से कंट्रोल रूम को बार बार ऐसे जोरदार झटके लग रहे थे जैसे बाहर अंधेरे पानी में कोई बहुत बड़ी चीज पूरे बेस को नीचे से धक्का देकर हिलाने की कोशिश कर रही हो। नोरा तुरंत सिस्टम चेक करती है। स्क्रीन पर जो डैमेज रिपोर्ट आती है उसे देखकर सबकी उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है। बेस के ऊपर वाले सारे फ्लोर्स और कूलिंग टावर पूरी तरह नष्ट हो चुके थे, लेकिन असली खतरा अभी भी बाकी था। नोरा बताती है कि बेस का पावर कोर बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। यही कोर पूरे रिसर्च स्टेशन को बिजली देता है, और अगर यह फट गया तो धमाका इतना भयानक होगा कि पूरा अंडर वाटर स्टेशन एक पल में खत्म हो जाएगा। अब सबको समझ आ जाता है कि यहाँ रुकना मौत को बुलाने जैसा है, लेकिन बचने का रास्ता भी लगभग खत्म हो चुका था, क्योंकि सारे एस्केप पॉन्डस या तो इस्तेमाल हो चुके थे या तबाह हो चुके थे। जब सभी लोग अपनी मौत को सामने मानकर उम्मीद छोड़ने लगते हैं, तभी कैप्टन लूसियन कहते हैं कि उनके पास अभी भी एक आखिरी मौका बचा है। उन्हें बेस के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा जहां ड्रिलिंग का काम चल रहा था। शायद वहां कुछ एस्केप पॉन्डस या सबमर्सिबल्स अब भी मौजूद हों। कैप्टन की बात सुनकर पॉल घबरा जाता है। वह कहता है कि ड्रिलिंग साइट यहां से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। ऐसे टूटे हुए बेस, पानी के प्रेशर और अंधेरे में वे वहां तक कैसे पहुंचेंगे? तभी स्मिथ को ड्रिलिंग साइट से आया हुआ आखिरी सिग्नल मिलता है, लेकिन जैसे ही वह सिग्नल प्ले होता है, कमरे में मौजूद हर इंसान की सांसें रुक जाती हैं। उस सिग्नल में कोई साफ आवाज नहीं थी, सिर्फ लोगों की दर्दनाक चीखें थीं और उनके पीछे किसी भयानक जानवर की डरावनी गुर्राहट सुनाई दे रही थी। इसी बीच अचानक पूरा बेस फिर से अजीब तरीके से कांपने लगता है। ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में छिपा कोई दानव पूरे स्टेशन को खिलौने की तरह तोड़ देना चाहता हो। पॉल पूरी तरह टूट चुका था। वह निराश होकर कहता है, हमें इतनी गहराई तक ड्रिलिंग करनी ही नहीं चाहिए थी। शायद हमने किसी ऐसी चीज को जगा दिया है जिसे सोते रहना चाहिए था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। उनके पास बस एक ही रास्ता बचा था, बाहर समुद्र की गहराई में उतरना। इसलिए सभी लोग भारी अंडर वाटर सूट्स पहन लेते हैं। अब यही सूट्स उनकी जिंदगी और मौत के बीच की आखिरी दीवार थे। लेकिन जैसे ही वे समुद्र की तलहटी की तरफ कदम रखते हैं, अचानक रोड्रिगो के हेलमेट में एक छोटी सी दरार पड़ जाती है, और इतनी गहराई में एक छोटी सी दरार भी मौत से कम नहीं होती। पानी का भयानक प्रेशर पलक झपकते ही उसके सूट के अंदर घुस जाता है। रोड्रिगो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका शरीर प्रेशर सह नहीं पाता और उसी पल बुरी तरह तबाह हो जाता है। अपने साथी को इस तरह आंखों के सामने मरते देखकर बाकी सभी लोग अंदर तक हिल जाते हैं। वे लोग किसी तरह कार्गो लिफ्ट की छत पर कूदते हैं और फिर उसके अंदर घुस जाते हैं। लिफ्ट के अंदर पहुंचते ही कैप्टन सभी को बताते हैं कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके इस बेस से दूर जाना होगा, क्योंकि पावर कोर किसी भी वक्त फट सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो पूरा स्टेशन ज्वालामुखियों की तरह ब्लास्ट हो जाएगा। इसके बाद लिफ्ट उन्हें लेकर समुद्र की ओर भी गहराई में उतरने लगती है, लेकिन तभी लिफ्ट की स्क्रीन पर एक एस्केप पॉइंट से मदद का सिग्नल दिखाई देता है। कैप्टन तुरंत लिफ्ट रोक देते हैं और पॉल व स्मिथ से कहते हैं कि बाहर जाकर पता करो आखिर ये सिग्नल कौन भेज रहा है। पॉल और स्मिथ फिर से अपने भारी अंडर वाटर सूट पहनते हैं और लिफ्ट से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बाहर का अंधेरा इतना घना था
कि सूट की लाइट भी उसमें खोती हुई लग रही थी। कुछ मीटर आगे तक देखना भी मुश्किल था। आगे बढ़ते हुए स्मिथ को बार बार महसूस होता है कि अंधेरे में कोई चीज उनके पीछे पीछे चल रही है। वह पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां सिर्फ काला पानी और सन्नाटा होता है। किसी तरह दोनों उस एस्केप पॉइंट तक पहुंचते हैं जहां से मदद का सिग्नल आ रहा था, लेकिन पास जाकर वे देखते हैं कि पॉन्ड के आसपास पूरा रास्ता किसी अजीब चिपचिपे पदार्थ से ढका हुआ है। ऐसा पदार्थ उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। पॉन्ड के अंदर कोई नहीं मिलता, इसलिए पॉल और स्मिथ आसपास तलाश करने लगते हैं। तभी उनकी नजर केबल्स में उलझी हुई एक डेड बॉडी पर पड़ती है। वह उनके ही किसी साथी की लाश थी। यह देखकर कैप्टन तुरंत रेडियो पर उन्हें वापस आने का आदेश देते हैं, लेकिन तभी पॉल और स्मिथ देखते हैं कि उस डेड बॉडी की पीठ के अंदर कुछ जिंदा हिल रहा है। दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसकी पीठ फटती है और बिजली की रफ्तार से एक अजीब सा जीव बाहर निकलकर सीधे पॉल पर हमला कर देता है। पॉल बुरी तरह घबरा जाता है, लेकिन स्मिथ किसी तरह हिम्मत दिखाकर उस छोटे क्रिएचर को मार देता है। इसके बाद वे उस अजीब जीव को साथ लेकर वापस लिफ्ट में आ जाते हैं। अंदर आते ही पॉल सबको बताता है कि यह जीव उस डेड बॉडी को अंदर से नोच नोच कर खा रहा था। एमिली जब उस क्रिएचर को ध्यान से देखती है तो उसे उसके शरीर पर तेज और नुकीले पंजे दिखाई देते हैं। यह देखकर एमिली डरते हुए कहती है कि शायद ड्रिलिंग के दौरान उन्होंने गलती से समुद्र की गहराई में कोई ऐसा गड्ढा खोल दिया है जहां ये खतरनाक जीव पहले से रहते थे, और अब इंसानों की वजह से वे जाग चुके हैं और गुस्से में हैं। एमिली की बात पूरी भी नहीं होती कि अचानक लिफ्ट की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो जाती है। कुछ पल के लिए लिफ्ट के अंदर घना अंधेरा छा जाता है। नोरा तुरंत कंट्रोल पैनल के पास जाती है और सिस्टम को दोबारा चालू करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जैसे जैसे लिफ्ट समुद्र की गहराई में नीचे उतर रही थी, बाहर से कोई भारी चीज उसे जोर जोर से टक्कर मारने लगती है। हर झटके के साथ लिफ्ट की दीवारें कांप रही थीं, जैसे कोई विशाल जीव उसे अपने पंजों से पकड़कर तोड़ना चाहता हो। इसी बीच कैप्टन धीरे से ऊपर देखते हैं और लिफ्ट की छत के कांच पर टॉर्च की रोशनी डालते हैं, और अगले ही पल कुछ ऐसा होता है कि सबकी चीख निकल जाती है। एक विशाल क्रिएचर अचानक कांच पर जोर से हमला करता है। उसका चेहरा किसी दानव जैसे इंसान की तरह दिख रहा था, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह समुद्री राक्षस जैसा था। सब लोग डर से पीछे हट जाते हैं। तभी अगले ही पल बेस के ऊपर वाले हिस्से में जोरदार एक्सप्लोजन हो जाता है। धमाके की रोशनी इतनी तेज थी कि ऐसा लगता है जैसे समुद्र की इस काली गहराई में अचानक सूरज निकल आया हो। उस धमाके के झटके से लिफ्ट के मोटे मोटे केबल्स टूट जाते हैं और लिफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगती है। अब किसी के पास सोचने का समय नहीं था। सभी लोग जल्दी जल्दी अपने हेलमेट पहनते हैं और लिफ्ट समुद्र की तलहटी से टकराने से पहले ही बाहर कूद जाते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। ऊपर से ब्रिज के भारी लोहे के टुकड़े और मलबा बारिश की तरह गिरने लगता है। हर तरफ अंधेरा, मलबा और मौत थी। सब लोग एक दूसरे को संभालते हुए पूरी ताकत से भागते हैं और किसी तरह ड्रिलिंग चेंबर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और अंदर घुस जाते हैं। अंदर का माहौल और भी डरावना था। चारों तरफ अंधेरा था और उस अंधेरे में कुछ अजीब सी परछाइयां हिलती हुई महसूस हो रही थीं। तभी ऊपर से फिर वही डरावनी आवाज सुनाई देती है। सबके चेहरे पर डर देखकर कैप्टन उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि शायद यह ऊपर से बेस के टूटे हुए हिस्सों के गिरने की आवाज है, लेकिन अब किसी को भी उनकी बात पर पूरा भरोसा नहीं था। इसके बाद वे लोग उस सुरंग जैसे चैम्बर के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ता जितना आगे जाता था उतना ही संकरा होता जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि आगे का रास्ता मलबे की वजह से पूरी तरह बंद हो चुका है। अब आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, पानी के नीचे से तैरकर दूसरी तरफ जाना। नोरा हिम्मत दिखाती है और कहती है कि वह पहले जाएगी। वह अपना हेलमेट ठीक से लगाती है, गहरी सांस लेती है और पानी में डुबकी लगा देती है। काफी मुश्किल से वह तैरते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाती है और फिर बाकी लोगों को भी आने का इशारा करती है। एक एक करके सब लोग दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन सबसे आखिर में पॉल रह जाता है। जैसे ही पॉल पानी में आगे बढ़ता है, उसे महसूस होता है कि उसके पीछे अंधेरे पानी में कोई मौजूद है। वह धीरे से पीछे मुड़कर देखता है और उसी पल एक अजीब सा क्रिएचर पानी के अंदर गायब हो जाता है। कैप्टन बार बार रेडियो पर पॉल को आवाज देते हैं, लेकिन पॉल की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अब सब लोग घबरा जाते हैं और मजबूर होकर पॉल के सूट से जुड़ी केबल पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं। कुछ देर बाद पॉल उनके पास वापस आ जाता है और सब राहत की सांस लेते हैं, लेकिन ये राहत सिर्फ कुछ सेकंड की थी। अचानक पॉल की केबल को दूसरी तरफ से कोई अदृश्य ताकत जोर से खींच लेती है। पॉल डर के मारे चीखने लगता है। बाकी लोग घबराकर केबल काटने की कोशिश करते हैं,
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगले ही पल पॉल का शरीर बुरी तरह झटका खाता है और उसके हेलमेट के अंदर खून भरने लगता है। कुछ सेकंड में पॉल की दर्दनाक मौत हो जाती है। ये देखकर बाकी सभी लोग डर और दहशत से कांप उठते हैं। अब वे समझ चुके थे यहाँ कुछ है जो उन्हें एक एक करके शिकार बना रहा है। कुछ देर बाद कैप्टन एक बार फिर रेडियो के जरिए ऊपर की दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता है। पॉल की मौत के बाद सभी लोग पूरी तरह टूट चुके थे। वे लोग एक कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं। वहां से बाहर का नजारा साफ दिखाई दे रहा था और बाहर जो दिखता है उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बेस स्टेशन की विशाल ड्रिलिंग मशीन बुरी तरह मुड़ी तुड़ी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे ने किसी खिलौने को पकड़कर तोड़ दिया हो। स्मिथ हैरान होकर कहता है, 6000 टन की ड्रिलिंग मशीन को कोई चीज इस तरह कैसे तोड़ सकती है? एमिली यह सब देखकर बुरी तरह कांपने लगती है। वह डरते हुए कहती है कि यह सब उनकी गलती है। उन्होंने समुद्र की गहराई को छेड़ा है और अब समुद्र उनसे बदला ले रहा है। शायद उन्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कैप्टन सबको शांत करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, उन्हें तुरंत आगे बढ़ना होगा। लेकिन तभी स्मिथ बताता है कि उसका सूट डैमेज हो चुका है। अगर वह बाहर गया तो पानी का प्रेशर उसका सूट फाड़ देगा। इसलिए स्मिथ बाकी लोगों से कहता है कि वे उसे यहीं छोड़कर आगे बढ़ जाएं। लेकिन कैप्टन उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। वे स्मिथ को हिम्मत देते हैं और किसी तरह उसके सूट को ठीक कर देते हैं। इसके बाद सभी लोग फिर से पानी के अंदर उतरते हैं और ड्रिलिंग साइट की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि अब उनकी आखिरी उम्मीद वही बचे हुए एस्केप पॉइंट्स थे। पानी के नीचे चारों तरफ घना अंधेरा था। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उनके आसपास घूम रही हो। तभी नोरा को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। वह तुरंत टॉर्च जलाकर पीछे देखती है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। फिर भी उसके मन से डर नहीं जाता। उसे बार बार लगता है कि कोई उसके बहुत पास से होकर गुजर रहा है। और तभी अचानक नोरा के सामने से एक अजीब क्रिएचर तेजी से तैरता हुआ निकल जाता है। यह देखकर सभी लोग डर के मारे अंधेरे में इधर उधर देखने लगते हैं। कैप्टन तुरंत सबको आदेश देते हैं, अपनी लाइट्स बंद करो, ये रोशनी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। सभी लोग अपनी सूट लाइट्स बंद कर देते हैं, लेकिन इसी अंधेरे में उन्हें पता चलता है कि स्मिथ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सब लोग घबराकर उसे ढूंढने लगते हैं। तभी नोरा देखती है कि कोई अजीब सी चीज स्मिथ को घसीटते हुए दूर ले जा रही है। नोरा बिना डरे उस क्रिएचर के पीछे जाने लगती है। वह जीव स्मिथ को खींचते हुए एक संकरी गुफा के अंदर ले जाता है। कैप्टन भी एक पल गंवाए बिना उसी गुफा में घुस जाते हैं। गुफा के अंदर अंधेरा और भी ज्यादा खतरनाक था। काफी अंदर जाने के बाद आखिरकार कैप्टन को स्मिथ मिल जाता है। किस्मत से स्मिथ अभी जिंदा था। कैप्टन जल्दी से उसे पकड़ते हैं और किसी तरह बाहर खींच लाते हैं। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद कैप्टन को याद आता है कि स्मिथ की गन उसी गुफा के अंदर रह गई है। इसलिए कैप्टन फिर से गुफा के अंदर जाते हैं और गन निकालने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे वापस लौटने लगते हैं, गुफा की गहराई से एक भयानक मॉन्स्टर अचानक बाहर निकलता है। वह कैप्टन को पकड़ लेता है और पूरी ताकत से ऊपर की तरफ खींचने लगता है। कैप्टन के सूट की केबल में फंसने की वजह से नोरा भी उनके साथ तेजी से ऊपर की तरफ खींचने लगती है। पानी के अंदर सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि किसी को समझने तक का मौका नहीं मिल रहा था। कैप्टन उस क्रिएचर से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह मॉन्स्टर उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। संघर्ष करते करते कैप्टन और वह अजीब क्रिएचर एक बड़े प्लेटफॉर्म से जा टकराते हैं। नोरा किसी तरह खुद को संभालती है और देखती है कि कैप्टन प्लेटफॉर्म के किनारे लटके हुए हैं। वह तुरंत उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वही भयानक क्रिएचर दोबारा उनके सामने आ जाता है। वह इतना विशाल और डरावना था कि उसे देखकर लगता था जैसे वह इस दुनिया का जीव ही नहीं है। उसका मुंह इतना बड़ा था कि वह नोरा के हेलमेट को एक ही बार में निगल सकता था। वह नोरा की तरफ झपटता है, लेकिन उसी समय कैप्टन अपनी नाइफ निकालते हैं और पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर पर वार कर देते हैं। दर्द से तड़पकर वह क्रिएचर और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब वह नोरा और कैप्टन दोनों को तेजी से ऊपर की तरफ खींचने लगता है। कैप्टन तुरंत समझ जाते हैं कि अगर वे इसी रफ्तार से ऊपर जाते रहे तो पानी के भयानक प्रेशर की वजह से उनका सूट फट जाएगा। इसलिए कैप्टन नोरा से चिल्लाकर कहते हैं, केबल काट दो नोरा, वरना तुम भी मर जाओगी। लेकिन नोरा ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होती। वह कैप्टन को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मजबूर होकर कैप्टन खुद ही अपनी नाइफ से केबल काट देते हैं। केबल कटते ही नोरा उनसे अलग हो जाती है और अगले ही पल एक भयानक एक्सप्लोजन होता है। उस धमाके में कैप्टन का सूट और शरीर पानी के अंदर बिखर जाता है। नोरा अपनी आंखों के सामने कैप्टन को खो देती है। धमाके के झटके से नोरा दूर जाकर समुद्र की तलहटी में बने बेस के एक छोड़े हुए हिस्से में गिरती है। किसी तरह नोरा अंदर जाती है,
लेकिन अब वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे नहीं पता था कि स्मिथ और एमिली जिंदा हैं या नहीं। वह पागलों की तरह रेडियो पर बार बार एमिली और स्मिथ को आवाज देती है, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है। कुछ देर बाद नोरा वहां पड़े पुराने उपकरणों की मदद से एक खराब सूट को किसी तरह ठीक करती है। फिर वही सूट पहनकर वह दोबारा पानी में उतरती है ताकि एमिली और स्मिथ को ढूंढ सके। तभी अचानक रेडियो पर एमिली की आवाज सुनाई देती है। नोरा तुरंत उस आवाज की दिशा में देखती है और दूर अंधेरे में एमिली के सूट की लाइट चमकती हुई दिखाई देती है। काफी मुश्किल से वहां पहुंचने पर नोरा देखती है कि एमिली स्मिथ को घसीटते हुए आगे बढ़ रही है, क्योंकि स्मिथ बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था। नोरा तुरंत एमिली को शांत करती है और दोनों मिलकर स्मिथ को खींचते हुए उस गहरे अंधेरे में आगे बढ़ने लगते हैं। वे लोग ड्रिलिंग साइट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर राहत मिलने के बजाय उनका डर और बढ़ जाता है, क्योंकि ड्रिलिंग साइट के मेन गेट तक पहुंचने के लिए उन्हें एक पुल जैसा रास्ता पार करना था और उस पूरे रास्ते पर हजारों खतरनाक क्रिएचर्स गहरी नींद में पड़े हुए थे। अगर उन्हें गेट तक पहुंचना था तो इन्हीं जीवों के बिल्कुल पास से होकर गुजरना पड़ेगा, और अगर उनमें से एक भी जाग गया तो अगले ही पल हजारों क्रिएचर्स उन्हें नोच डालेंगे। कोई और रास्ता ना होने की वजह से नोरा, एमिली और स्मिथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन बदकिस्मती से एक क्रिएचर अचानक जाग जाता है। वह सीधे नोरा पर हमला कर देता है। वह क्रिएचर अपना विशाल मुंह खोलकर नोरा को निगलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार नोरा डरकर पीछे नहीं हटती। वह पूरी हिम्मत जुटाती है, अपनी गन उठाती है और जैसे ही क्रिएचर उसके करीब आता है, नोरा उसके पेट के अंदर सीधा फायर कर देती है। गोली लगते ही वह क्रिएचर दर्द से तड़पने लगता है और कुछ ही सेकंड में वहीं मर जाता है। नोरा किसी तरह उसके शरीर को चीरते हुए बाहर निकल आती है, क्योंकि गोली की आवाज और उस क्रिएचर की तड़प ने आसपास सो रहे बाकी हजारों मॉन्स्टर्स को जगा दिया था। नोरा जल्दी से अपनी गन रीलोड करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी नजर सामने जाती है और वह वहीं जम जाती है। जिस प्लेटफॉर्म पर ये सारे क्रिएचर्स उल्टे लटके हुए थे, वह पूरा हिस्सा धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। नोरा समझ ही नहीं पाती कि यह हो क्या रहा है। तभी सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर उसे एक विशाल छाया दिखाई देती है। वह अपनी गन उठाकर उस छाया पर निशाना लगाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ती है, नोरा की सांसें थम जाती हैं। उसके सामने एक दानव जैसा समुद्री राक्षस खड़ा था। वह इतना विशाल था कि उसके सामने 50 मंजिला बिल्डिंग भी खिलौने जैसी लगती। अब नोरा को समझ आ जाता है कि ये छोटे क्रिएचर्स असली खतरा नहीं थे। असली खतरा तो अब उसके सामने खड़ा था। नोरा अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से मेन गेट की तरफ दौड़ती है। तभी वह विशाल मॉन्स्टर अपने भारी पैर से पुल पर हमला करता है। झटका इतना भयानक था कि ऐसा लगा जैसे समुद्र के नीचे कोई परमाणु बम फट गया हो। धमाके के असर से नोरा दूर जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। अगले ही पल एमिली हिम्मत दिखाती है। वह नोरा को पकड़कर घसीटते हुए मेन गेट के अंदर ले आती है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। अब स्मिथ, नोरा और एमिली किसी तरह अंदर तो पहुंच चुके थे, लेकिन खतरा अभी भी उनके सिर पर मंडरा रहा था। बाहर वही विशाल मॉन्स्टर पूरी ड्रिलिंग साइट बिल्डिंग को जमीन से उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। अंदर सब कुछ कांप रहा था, दीवारें टूट रही थी, लाइट्स ब्लिंक कर रही थी और हर सेकंड ऐसा लग रहा था कि पूरी बिल्डिंग उनके ऊपर गिर जाएगी। किसी तरह तीनों आगे बढ़ते हैं और आखिरकार पॉन्ड रूम तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें कुल 3 एस्केप पॉन्ड्स दिखाई देते हैं। नोरा जल्दी से सिस्टम चेक करती है, लेकिन रिपोर्ट देखकर उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। 3 में से सिर्फ 2 पॉन्ड्स ही काम कर रहे थे। तीसरा पॉन्ड पूरी तरह खराब था। बिना समय गंवाए नोरा और एमिली पहले घायल स्मिथ को एक वर्किंग पॉन्ड में बैठाती है और उसे पानी की सतह की तरफ लॉन्च कर देती है। इसके बाद नोरा एमिली से कहती है कि वह दूसरे पॉन्ड में बैठ जाए, लेकिन एमिली समझ जाती है कि तीसरा पॉन्ड खराब है। इसका मतलब अगर वह चली गई तो नोरा यहाँ अकेली रह जाएगी। एमिली नोरा को छोड़कर जाने से मना कर देती है। तब नोरा उसे समझाते हुए कहती है, स्मिथ के साथ तुम्हारा पूरा भविष्य है एमिली, तुम्हें जाना ही होगा। एमिली रोते हुए कहती है कि नोरा को वापस आना होगा, वह उसका इंतजार करेगी। नोरा कुछ नहीं बोलती, बस उसे देखती है और फिर भारी दिल से एमिली का पॉन्ड भी लॉन्च कर देती है। अब पूरे बेस में सिर्फ नोरा अकेली बची थी। उसी समय पॉन्ड रूम की कांच की दीवारों पर बाहर से छोटे छोटे क्रिएचर्स हमला करना शुरू कर देते हैं। नोरा सिस्टम पर देखती है कि हजारों क्रिएचर्स स्मिथ और एमिली के पॉन्डस का पीछा कर रहे हैं। अगर उसने कुछ नहीं किया तो वे दोनों सतह तक पहुंचने से पहले ही मारे जाएंगे। नोरा कुछ पल के लिए आंखें बंद करती है, गहरी सांस लेती है और फिर समझ जाती है कि अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। वह बेस के पावर कोर के पास जाती है और अपने हाथों से उसे ओवरलोड करना शुरू कर देती है। सिस्टम में सेल्फ डिस्ट्रक्ट काउंटडाउन चालू हो जाता है। अब बाहर क्रिएचर्स कांच तोड़ने की कोशिश कर रहे थे,
अंदर पूरा स्टेशन कांप रहा था और नोरा अकेली खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं था। काउंटडाउन खत्म होते ही पूरा बेस एक भयानक एक्सप्लोजन में उड़ जाता है। धमाका इतना ताकतवर होता है कि वह विशाल समुद्री मॉन्स्टर भी उससे बच नहीं पाता। उसके साथ साथ हजारों क्रिएचर्स भी उसी आग और प्रेशर में खत्म हो जाते हैं। इस तरह नोरा अपनी जान कुर्बान करके एमिली और स्मिथ की जिंदगी बचा लेती है और इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। यह फिल्म हमें दिखाती है कि इंसान जब प्रकृति की सीमाओं को पार करके उसकी गहराइयों को छेड़ने लगता है तो कभी कभी प्रकृति उसे ऐसा जवाब देती है जिसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है।